सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। कॉपर है, फिक्स वॉल्यूम V है, इज ड्रॉन इनटू वायर। ड्रॉन मतलब खींचा, इसको खींच के वायर बना दिया लेंथ L का। ठीक है। When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? Okay. Both options. डेल्टा L वर्सेस L तो कह रहा है ये आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम V दे रखा है, ठीक है भैया। यहाँ से इसको एक वायर में कन्वर्ट किया गया, लेंथ L, एरिया A मान लेता हूँ। तो बेसिकली वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, ये आपको मिल गया। या एरिया का आप लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय लेंथ। यहाँ से एक बात समझ में आ गई। अब ये जो वायर आपने बना लिया, इस वायर को आपने F4 से खींचा। जब F4 से खींचोगे तो इसमें एक एक्सटेंशन हुआ, दिस एक्सटेंशन इज डेल्टा L। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा गया कौन सा ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो अगर मैं डेल्टा L लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। चल चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। सो ये आपको मिलेगा FL बाई AY। ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखें तो F इंटू लेंथ बाई एरिया, एरिया का आप लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय लेंथ इंटू Y। सो यहाँ से मिल गया डेल्टा L इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ स्क्वायर। Your voice is not coming. आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ये अपने पास फाइनल आ गया था। यहाँ से कैसे आया था, वॉल्यूम को आपको यहाँ कन्वर्ट करना था इसमें। आप मून तूने शायद जो गलत किया वो यही किया था कि यहाँ पे वॉल्यूम को तूने इस तरीके से नहीं लिखा, तभी तूने प्रोपोर्शनल टू L बोल दिया। ठीक है। सो चलिए अब अपने को बात समझ में आ गई। यहाँ से डेल्टा L डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिख रहा है वो ये वाला है, प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो ये प्रोपोर्शनलिटी आपने चेक कर ली, अपना आंसर लिख दिया। डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर वाला जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको रेशियो दे रखे हैं। लेंस का रेशियो A है, स्टील और ब्रास का रेशियो है, ध्यान रखना स्टील बाय ब्रास सारे रेशियो ऐसे हैं। लेंथ का रेशियो A है, रेडियस का रेशियो B है और यंग्स मॉडुलस का रेशियो C है। द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो डेल्टा L बाई L, डेल्टा L बाई डेल्टा L आपको रेशियो निकालना है। डेल्टा L स्टील बाय डेल्टा L ब्रास, ये आपको रेशियो चाहिए। ध्यान क्या रखना है, ये जो ब्रास वाला वायर है इस पे जो फोर्स लग रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसका वेट है 2 mg। लेकिन ये जो स्टील वाला वायर है इसके ऊपर इन दोनों का वेट लग रहा है, तो टोटल वेट इज 3 mg। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। सो स्टील वाले के लिए जो फोर्स लोगे वो 3 mg आएगा, जबकि ब्रास वाले के लिए जो फोर्स आएगा वो 2 mg आएगा। अगर ये आप समझ गए तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी, आंसर बताना है। थर्ड ऑप्शन 3 चेक करते हैं।
चेक करते हैं श्रेय। डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई, ये कर रहे हैं इतनी देर से। आपको रेशियो चाहिए डेल्टा एल स्टील बाय डेल्टा एल ब्रास, ये आपको रेशियो चाहिए। तो ये रेशियो हो जाएगा एफ स्टील बाय इंटू एल स्टील मल्टीप्लाइड बाय ए ब्रास इंटू वाई ब्रास डिवाइडेड बाय ए स्टील वाई स्टील मल्टीप्लाइड बाय एफ ब्रास ए या वाई, सॉरी ए एल ब्रास। ओके, यहाँ पे आ जाएगा एल ब्रास, ये आपका रेशियो बनेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ ताकि रेशियो अपने को दिख जाए यहीं से। ये रेशियो है आपके पास। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं। तो स्टील पे जो फोर्स लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि पूरा मास इसको लेके चला हुआ है, ये तो 3 mg इसका है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 3 mg। जो ब्रास पे लोड है वो है 2 mg, ये फोर्स का रेशियो हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का रेशियो देखते हैं। लेंथ का रेशियो स्टील बाय ब्रास, सारे रेशियो ऐसे हैं, आपको दे रखा है ए के बराबर, लेंथ का रेशियो इज ए, और यहाँ स्टील बाय ब्रास ही चाहिए, आ जाएगा ए। एरिया, एरिया का जो रेशियो होगा वो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे ब्रास बाय स्टील दे रखा है, रेशियो यहाँ पे है स्टील बाय ब्रास के, और रेडियस का रेशियो है बी, तो ये हो जाएगा 1/b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एरिया का रेशियो। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ ब्रास बाय स्टील है तो 1/b, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन स्टील और ब्रास का रेशियो आपको दे रखा है सी, यहाँ पे आपको चाहिए ब्रास बाय स्टील, तो ये हो जाएगा 1/c। सो योर आंसर शुड बी, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आया 3/2 a बाय बी स्क्वायर सी, तो 3/2 a बाय बी स्क्वायर सी। ठीक है, तेरा आंसर श्रेय ऑप्शन सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था कि जितना लोड उसके नीचे है वो पूरा का पूरा, जितना वेट उसके नीचे है वो पूरा का पूरा उस पर लोड का काम करेगा। ठीक है, तो स्टील के लिए पूरा काम आया, जबकि ब्रास के लिए सिर्फ ये काम आया। नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है पॉइजन्स रेशियो, किनका रेशियो होता है ये? lateral strain upon longitudinal। लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। कोई कुछ बोला? सेकंड ऑप्शन 2%। 2, देखते हैं और कोई। चलिए, तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे तूने क्या गलती की है श्रेय। लेटरल स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेन की जब बात होती है ना, तो इस तरीके से देखा जाता है, लेटरल हो या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों लेंथ की बात है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन इज लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखी जाती है इस डायरेक्शन में, अलोंग द लेंथ। लेटरल स्ट्रेन देखी जाती है इस डायरेक्शन में, अलोंग द विड्थ या अलोंग द डायमीटर या अलोंग द रेडियस, ऐसा। सो अगर यहाँ पे लेटरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो लेटरल स्ट्रेंथ देखी जाएगी इस डायरेक्शन में, लेटरल स्ट्रेन इज इन दिस डायरेक्शन में। इसको अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा बना लूं तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है ना वो आएगी लेटरल स्ट्रेन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया
इज 4%, एरिया में चेंज 4% है, तो मतलब रेडियस में या डायमीटर में चेंज कितना हुआ होगा? 2%। तभी आप बोलोगे कि एरिया 4% चेंज हुआ, क्योंकि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर और डायमीटर का स्क्वायर। तो अगर एरिया में 4% चेंज हुआ है, इसका मतलब रेडियस में या डायमीटर में 2% का चेंज हुआ होगा। दिस चेंज इन रेडियस और डायमीटर इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। तो ये आपको दे रखा है 2%, दिस इज 2%। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि बेसिकली आपको क्या पूछा है? परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ। परसेंटेज इंक्रीज होता है डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, एंड डेल्टा एल बाई एल इज नथिंग बट दिस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अपन परसेंटेज की टर्म में यहाँ पे सीधा लिख लेते हैं। अपने को जो आंसर मिलेगा वो सीधा परसेंटेज की टर्म में मिल जाएगा। मैं इसको बोलता हूँ x%, जो अपने को चाहिए। ये है 0.5। यहाँ से आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा क्या? दिस x इज इक्वल टू 4%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो श्रेय तूने क्या गलती की? तूने एरिया को ले लिया सीधा सीधा रेडियस की जगह। Yes, sir. ठीक है, सो अभी क्लियर है कि लेटरल स्ट्रेन हो या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो, ये दोनों ही लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एंड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L, वेट W, यहाँ वेट दे रखा है, वायर का ध्यान रखिएगा, is attached rigidly to a point in the roof and the weight W1 is suspended from its lower end. ठीक है, if S is the cross section area of the wire, the stress in the wire at a height 3L by 4 from its lower end is, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। यहाँ पे एक वायर दे रखा है जो इसको इस तरीके से अटैच कर दिया गया रूफ में, उससे नीचे एक वेट भी लगा दिया गया यहाँ पे ऐसा। दिस वेट इज W1 और इसका अपना जो वेट है वो है W। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है S। पूछा है आपको 3/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड, 3L/4, यहाँ पे इस जगह पे स्ट्रेस कितनी होगी? ये लेंथ इज 3L/4। बताइए क्या आंसर आएगा? Third option. थर्ड ऑप्शन। सीधा सीधा सा हिसाब है कि इस पॉइंट पे जितना लोड यहाँ पे नीचे फील कर रहा है ये, उसी के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे स्ट्रेस बता सकते हैं। तो इस पॉइंट पे कितना लोड नीचे फील करेगा, जितना वायर ये यहाँ पे है उसका वेट और नीचे जो है इसका वेट। तो इसका वेट W1, ठीक है, ये 3L/4 लेंथ है, टोटल वेट W है, तो W इंटू 3 by 4 इज दी इसका वेट। सो 3W/4 W1 by area will give you the stress at this point. So this is सीधा सीधा your answer. ध्यान क्या रखना है हमेशा, अगर वायर का भी अपना मास या अपना वेट है तो उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल टेंशन की वजह से। नेक्स्ट, फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन या एक्सटेंशन वर्सेस फोर्स ग्राफ यहाँ पे दे रखा है आपको। Fourth option. श्रेय कह रहा है फोर्थ, और मून तू क्या बोला? ऑप्शन थर्ड, 1 and 3। चलिए देखते हैं। दीपांशु तेरा क्या आंसर है? थर्ड ऑप्शन। चलिए चेक कर लेते हैं। इधर तनाया, जील, क्या ऑप्शन है तुम्हारे? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार।
बोला है यहाँ पे कि एक रबर के लिए, रबर बैंड के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन और फोर्स ग्राफ दे रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछा क्या है, कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, कौन सा इससे करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा गया है इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। इट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबर देन एक्सपैंड इट। कंप्रेस करना इजी होगा एक्सपेंशन से। तो देख लो, एक्सटेंशन के दो ग्राफ में बता रखे हैं। एक्सटेंशन ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सटेंशन वाई एक्सिस पे है। तो जो ऊपर की तरफ चल रहा है, दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंड किया गया है इसको। और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो उसका कंप्रेशन ग्राफ है, इसको कंप्रेस किया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा आसान है। आसान मतलब किसमें आपका फोर्स या वर्क वो कम लग रहा है वो आसान हो जाएगा, जिसमें ज्यादा लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हो वर्क? वर्क कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू एक्सटेंशन। फोर्स इनटू एक्सटेंशन, या आप बोल सकते हैं ना कि एफ डॉट डी एस। सो ये आपका था एरिया अंडर एफ एस कर्व। ठीक है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये करना था आपको। तो यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व है। एक्सटेंशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट फोर्स कर्व है। तो अपने को जो एरिया देखना पड़ेगा ना वो डिस्प्लेसमेंट साइड पे देखना पड़ेगा। तो एरिया आपको ये वाला चाहिए, इस बार इस एक्सेस के साथ आपको एरिया चाहिएगा। तो आप जब एक्सपैंड इसको कर रहे हैं तो ये वाला एरिया देखेंगे, दिस इज द वर्क डन इन एक्सपैंडिंग। आप जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, सो दिस इज द एरिया इन कंप्रेशन। एरिया इन कंप्रेशन इज लेस देन एरिया इन एक्सपेंशन। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेशन जो है वो इजी है, तो इट विल बी इजियर टू कंप्रेस दिस रबर। बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि एरिया उसका कम है। तो ये बात ठीक हो गई। सेकंड ऑप्शन आप कह रहे हो, सेकंड तो किसी ने आंसर दिया नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। रबर डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर इट इज स्ट्रेच्ड। ये तो गलत बात है, ये तो आ ही रहा है, ग्राफ दिख रहा है, यहाँ गया फिर वापस यहाँ गया, तो हटाओ इसको, तो ये गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, द रबर बैंड विल गेट हीटेड इफ इट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से। स्ट्रेच किया फिर रिलीज कर दिया तो ये हीट इसमें आ जाएगी कहीं ना कहीं से। देखो आपने जब स्ट्रेच किया ना तो आपने वर्क ज्यादा किया था यहाँ पे। जब आपने इसको रिलीज किया, मतलब फिर से जब भी अपनी ओरिजिनल शेप पे आया या कंप्रेस हुआ, तो इसने वर्क कम यहाँ पे यूज किया। तो बचा हुआ कहाँ गया, ये वाला वर्क कहाँ गया? दिस वर्क गोज इनटू हीट। तो ये बात भी ठीक है। सो आंसर शुड बी 1 and 3। दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। देखिए ये, when a 4 kg mass is hung vertically on a light spring that obeys Hooke's law, the spring stretches by 2 centimeter. ठीक है, the work required to be done by an external agent is stretching this spring by 5 centimeter will be। करो यार, तुम बताओ इसका आंसर मुझे। मास दे दिया 4 kg, इसकी वजह से जो एक्सटेंशन हुआ x वो दे दिया 2 सेंटीमीटर्स। तो बेसिकली ऐसा हिसाब था, एक स्प्रिंग यहाँ पे थी, यहाँ पे मास था m मास k, और इसके से इसका जो एक्सपेंशन हुआ वो x। तो यहाँ से k मिल जाएगा बेसिकली आपको। फिर आपसे पूछा गया कि इसी स्प्रिंग को अगर 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर से एक्सपैंड करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। g को 9.8 लेना है, यहाँ पे बता रखा है। वैसे आप 10 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सारे दूर दूर है। क्या आंसर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन मून। ठीक है, चेक करते हैं। जील क्या है आंसर? सेकंड। यस सर, मेरा भी सेकंड। चलिए चेक करते हैं। सो when a 4 kg mass is hung vertically on a light spring that, ठीक है ये हो गया। तो k यहाँ से आपको निकालना है, k हो जाएगा mg by x, क्योंकि mg इक्वल टू kx या k इक्वल टू mg by x। m आपको दे रखा है 4 kg, तो ये हो गया 40। में g को भी 10 लेके चल रहा हूँ, ये हो गया 40। और x की अगर बात करें तो x इज
2 सेंटीमीटर, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 0.02. सो k will give you 4000 by 2, 2000. दिस इज k. अपन इस k को यहाँ यूज कर लेते हैं, k हो गया 2000. 5 सेंटीमीटर को एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन का अपन फॉर्मूला जानते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, आप सीधा सीधा कर सकते हो इसको, दिस इज हाफ के एक्स स्क्वायर. तो कितना वर्क करना पड़ा, जितना इसमें एनर्जी स्टोर होगी उतना वर्क करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर तो हाफ इंटू 2000 टू एक्स स्क्वायर, तो 0.05 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल रहा है आपको 1000 इंटू 0.05 का स्क्वायर इज 25 इंटू 10⁻⁴, सो मिलता है 2.5 जूल्स के आसपास, इन 2.5 जूल्स इज यस. सो ऑप्शन डी ये आपका आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन बी, दिस इज योर आंसर, सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर. ठीक है. मून क्या गड़बड़ किया तूने, सेंटीमीटर मीटर? हाँ सर वैसे ही होगा कुछ देख चेक कर उसको, क्या गड़बड़ की तूने. हाँ सर कैलकुलेशन में मिस्टेक था, फॉर्मूला तो हाँ. वही था. फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो, कैलकुलेशन ही तो गड़बड़ नहीं करनी है. चलिए ठीक है. सो इसके बाद अभी 10-12 क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको पीडीएफ के ग्रुप में भेज रहा हूँ, आप लोग इसको आज ही सॉल्व करेंगे. और मैं फिर से बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने पुराने जो पीडीएफ वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो कर लीजिए. अपन जल्दी ही एक डाउट सेशन उन सारे क्वेश्चंस के लिए रखने वाले हैं जो अपन ने यहाँ पे क्लास में सॉल्व नहीं किया, आपको मैंने घर पे करने के लिए दिए थे. ठीक है. तो कल फिर फ्लूइड शुरू करते हैं, ये तो आई गेस हो चुका, इसमें बहुत ज्यादा कोई बातें है नहीं. कल फ्लूइड कर लें एक दिन में. ओके सर. हाँ सर. ठीक है. तो कल फ्लूइड करते हैं, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं. चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय. बाय सर. बाय सर. बाय बाय.